नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज शपथ लेने के बाद अपनी पहली बैठक में पंजाब कैबिनेट ने राज्य के विभागों, बोर्डों और निगमों में 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दे दी है, जिसमें पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 रिक्तियां और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 रिक्तियां शामिल हैं। शनिवार को ही चंडीगढ़ में भाजपा कैबिनेट में एक महिला विधायक समेत 10 विधायकों को शामिल किया गया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 10 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन सभी ने पंजाबी में शपथ ली। AIMIM की ओर से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन की इच्छा जताने पर शिवसेना ने उसे जोरदार जवाब दिया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि AIMIM के साथ गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने गठबंधन की बात को सामने रखा था। जलील ने कहा था कि AIMIM के साथ महाविकास अघाड़ी के गठबंधन से बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक मराठी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा था कि शिवसेना बीजेपी को अकेले दम पर नहीं हरा सकती है, इसलिए उसे कांग्रेस और एनसीपी की मदद की जरूरत पड़ी। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि महाविकास अघाड़ी के ऑटो रिक्शा में एक और पहिया जुड़ जाए तो ये एक आरामदायक कार बन सकती है। उनके बयान पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार में सिर्फ 3 ही दल रहेंगे और चौथा दल उसमें नहीं आएगा। AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता और ये सोचना भी गलत है कि हमारा AIMIM के साथ कोई गठबंधन होगा। राउत ने कहा कि AIMIM का बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन है और ऐसे में हम उन्हें दूर से ही नमस्कार करते हैं। उन्होंने कहा यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वैसे भी ये सारे दल एक ही हैं और अगर AIMIM का महाविकास अघाड़ी के दलों के साथ जुड़ना हो जाता है तो बीजेपी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधान परिषद के चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई। MLC चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कई नेताओं को MLC का उम्मीदवार बनाया गया है। MLC चुनाव के लिए नरेंद्र भाटी, रविशंकर सिंह पप्पू, आशीष यादव, रामचंद्र प्रधान को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा लखनऊ उन्नाव से रामचंद्र प्रधान को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया। सीतापुर से पवन सिंह चौहान, खीरी से अनूप गुप्ता, हरदोई से अशोक अग्रवाल, पीलीभीत शाहजहांपुर से डॉक्टर सुधीर गुप्ता, बदायूं से वागीश पाठक, रामपुर बरेली से कुंवर महाराज सिंह और मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी को भाजपा ने टिकट दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त पूरा हो चुका है और ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध जल्दी थमने वाला है। वहीं युद्ध में पहली बार अब रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। इससे पहले रूस ने इस तरह के मारक हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में नहीं किया था। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेन के शहरों में रूस की एयर स्ट्राइक के बाद भयंकर तबाही हुई है। इसमें मारिउपोल के रिहायशी इलाकों और दुकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है और ऐसा करना युद्ध अपराध है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहां यूक्रेन की सेना की मिसाइलें और हवाई हथियार रखे हुए थे। बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइलें अति उन्नत मिसाइलें होती हैं जो ऊपरी वातावरण में यात्रा करती हैं। इस तरह की क्रूज मिसाइलें ध्वनि से 5 गुना तेज गति से चलती हैं। रूस के लगातार हमलों के कारण यूक्रेन में तबाही का मंजर है और उसके कई शहर खाक होते जा रहे हैं। अब तक इस युद्ध में 112 बच्चों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा यह युद्ध 40 लाख लोगों को भयंकर गरीबी की ओर धकेल सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को भारतीय नागरिकों पर टैक्स बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने गरीबों और मध्यम वर्ग को कुचल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। वो वजह है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि की आशंका और कोरोना की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक्शन में आने और लोगों की सुरक्षा करने के लिए कहा है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर क्या फिर से एनडीए में लौट सकते हैं? विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ये चर्चा जोरों पर है कि भाजपा उनके संपर्क में है। अगर राजभर एनडीए में लौटते हैं तो ये सपा गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी कि ओम प्रकाश राजभर उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन राजभर सपा के साथ चले गए। चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन को बड़ी जीत मिली और सपा गठबंधन काफ़ी पीछे रह गया। हालांकि सपा ने अपने 2017 के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया। इंडिया टुडे के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर की शुक्रवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के आला नेता सुनील बंसल और धर्मेंद्र प्रधान से 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की चर्चाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में खासी सियासी हलचल है और कहा जा रहा है कि एनडीए में वापस लौटने की सूरत में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।
एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात के लिए एक रूसी तेल कंपनी के साथ एक अनुबंध कर लिया है। सूत्रों ने कहा है ये एक कंपनी से कंपनी का सौदा है। बता दें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की ऊंची कीमतों को देखते हुए रूस के साथ भारत का सौदा अच्छी शर्तों पर बताया जा रहा है, क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण वो तेल को सस्ती कीमतों में देने को तैयार है। हालांकि रूस के साथ तेल की डील से अमेरिका समेत देशों ने भारत को बचने को कहा है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर हैं। अपनी इस पहली राजनयिक यात्रा के दौरान वो अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 42 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान उनके द्वारा लगभग 300 बिलियन येन के कर्ज को भी मंजूरी देने की उम्मीद जताई जा रही है और कार्बन कटौती से संबंधित ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। बता दें इससे पहले भारत जापान के बीच शिखर बैठक साल 2018 में टोक्यो में आयोजित हुई थी। इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस के खिलाफ पश्चिमी देश एकजुट हैं और रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने यूएपीए के तहत लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और घोषित आतंकवादी हाफिज सईद, हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक और शब्बीर शाह समेत पाकिस्तान के कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। इस सूची में मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह बटाली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईब खान, बशीर अहमद भट्ट और पीर सैफुल्ला और कई अन्य नेता शामिल हैं। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों ने टेरर फंडिंग के लिए पैसा भेजा था और यहां तक कि राजनयिक मिशन का इस्तेमाल इस डिजाइन को पूरा करने के लिए किया गया था। टेरर फंडिंग के लिए पैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और आरोपी हाफिज सईद ने भेजे थे। अदालत ने कहा कि बहस के दौरान एक भी आरोपी ने यह दलील नहीं दी कि व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई अलगाववादी विचारधारा या एजेंडा नहीं है, या उन्होंने अलगाव के लिए काम नहीं किया है, या तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग करने की वकालत नहीं की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को यूक्रेन पर हमलों को रोकने के लिए रूस के साथ सार्थक बातचीत का आह्वान किया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर मॉस्को युद्ध को लेकर अपना फैसला नहीं बदलता है तो उसको युद्ध के मैदान से हुए नुकसान से उबरने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। बता दें 24 फरवरी को रूस के द्वारा शुरू हुए हमले के बाद रूस ने भले ही कीव पर अतिक्रमण कर लिया हो, लेकिन रूस की सेना को कड़ी चुनौती मिली है और रूसी सैनिकों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने से रोका गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार तड़के कहा, मैं चाहता हूं कि अब हर कोई मेरी बात सुने, खासकर मॉस्को में। अब बैठक का समय आ गया है, बात करने का समय आ गया है। यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय बहाल करने का समय आ गया है, नहीं तो रूस का नुकसान ऐसा होगा कि आपको ठीक करने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।